नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे निर्मल क्लासेस करौली यूट्यूब चैनल पर। और आज आपके लिए रविवार है और रात 8 बजे हमारी शिक्षण विधियों की क्लास होती है साथियों। रविवार को 8 बजे से आप लोग शुरू करेंगे और आराम से 9 बजे तक 1 घंटे की क्लास होती है हमारी शिक्षण विधियों की। हर संडे आप लोग रेगुलर लीजिए और बाकी जो हमारी क्लास हैं वो मंडे टू सैटरडे तक चलती हैं। यथावत रूप से रेगुलर क्लास चल रही हैं। आप चाहे रीट की मेन पेपर की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप लोग प्री की तैयारी कर रहे हो, आपको कहीं भी भटकने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग नोट्सों को डाउनलोड कर सकते हो और ये क्लास आपको एकदम बेटर और शानदार होगी साथियों। इस कोर्स को आप लोग परचेज़ कर लेंगे हमारे खुराना स्टडी ऑफिशियल एप्लीकेशन से। प्ले स्टोर पे आपको मिल जाएगा और इसका लिंक हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया गया है। आपको यूट्यूब पर प्लेलिस्ट बनाई गई है। हमारी सभी क्लासें रेगुलर चल रही हैं, कुछ सब्जेक्ट पूरे भी हो चुके हैं, तो उनको आप लोग एक बार रिवीजन जरूर करके जाएं। प्री और मेंस पूरा सिलेबस आपको कंप्लीट मिलेगा। चाहे आप बड़ी से बड़ी कोचिंग में चले जाओ, आपको वहाँ भी इतना बेटर कंटेंट नहीं पढ़ाया जाएगा। जैसे भी मेरे पास संसाधन अवेलेबल है साथियों, मैं आपको तैयारी करवा रहा हूँ। हम अब तक हिंदी की शिक्षण विधि पढ़ चुके हैं साथियों। उनमें हमने 8 शिक्षण विधियों को पहले पढ़ चुके हैं पिछले रविवार को। और अब हम आते हैं हमारी अगली शिक्षण विधि है हिंदी की। साथियों, मैं जो आपको ये शिक्षण विधियाँ पढ़ा रहा हूँ, इस हिंदी की शिक्षण विधियों में बहुत सारी शिक्षण विधि ऐसी भी हैं जो आपके गणित में भी काम आती हैं, ठीक है, आपकी सामाजिक ज्ञान में भी काम आती है, आपकी विज्ञान में भी काम आती हैं, आपकी पर्यावरण में भी काम आती है। तो कुछ शिक्षण विधियाँ ऐसी हैं। तो मैंने हिंदी में जितनी शिक्षण विधियाँ आपको पढ़ाई हैं, ज़्यादातर हिंदी की शिक्षण विधियाँ ही इम्पोर्टेंट हैं और आप इनको पढ़ेंगे तो आप ये समझ लीजिए आपकी सब सब्जेक्टों की शिक्षण विधियाँ कंप्लीट हो जाएंगी। तो आप लोगों के लिए बची हुई शिक्षण विधियों को मैं अगली विषय में पढ़ा दूंगा, चिंता करने की कोई बात नहीं है, ठीक है। तो अब हम पढ़ते हैं हमारी प्रदर्शन विधि। आज की इम्पोर्टेंट है प्रदर्शन विधि। एक एक लाइन को अच्छे से देखना है। प्रदर्शन विधि का मतलब क्या होता है साथियों? किसी भी घटना को दृश्य के रूप में प्रस्तुत करना तकनीकी की भाषा में क्या कहलाता है? प्रदर्शन कहलाता है। किसी विधि द्वारा बालक को वस्तु का चित्र दिखा करके शब्द का बोध कराया जाता है, परंतु वह उतना प्रभावी नहीं होता जितना वस्तु के प्रदर्शन द्वारा उसका ज्ञान होता है। यह विधि यह कहती है कि बच्चे को जो ज्ञान कराया जाता है, जो शिक्षण करवाया जाता है, वो चित्र को दिखा करके करवाया जाता है। अगर किसी बच्चे को शब्द के माध्यम से ज्ञान कराया जाए, अक्षरों के माध्यम से ज्ञान कराया जाए, तो वो ज्ञान अक्षर से नहीं होगा। अगर हम बच्चे को चित्र दिखा करके किसी वस्तु का ज्ञान कराएं तो साथियों वो ज़्यादा बेटर रहेगा। यही क्या कहलाती है? प्रदर्शन विधि कहलाती है। अब प्रदर्शन विधि जो साथियों किस में उपयोगी है? प्रदर्शन विधि साहित्य के शिक्षण में कम उपयोगी है, किंतु विज्ञान चित्रण के लिए सर्वाधिक उपयोगी है। इंपॉर्टेंट नोट कीजिएगा और ये प्रश्न पूछा भी गया है। विज्ञान चित्रण के लिए सर्वाधिक उपयोगी विधि, सबसे सर्वोत्तम विधि कौन सी है? हमारी प्रदर्शन विधि है। और यह विधि किस सिद्धांत पर काम करती है? यह विधि लर्निंग बाय डूइंग यानी करके सीखने के सिद्धांत पर बल देती है या कार्य करती है। यह विधि मूर्त से अमूर्त शिक्षण सूत्र का उपयोग इसमें किया जाता है। ये किधर से किधर चलती है साथियों? ये मूर्त से अमूर्त रूप की तरफ चलती है, यानी आगमन विधि जो है, आगमन विधि का ये एक तरीके का स्वरूप है। अब इस विधि के गुण देखेंगे आप लोग। गुणों से भी प्रश्न पूछा जाता है कंफ्यूज करने के लिए। तो हमारी प्रदर्शन विधि एक मनोवैज्ञानिक विधि है, शिक्षण की मनोवैज्ञानिक विधि है। विषय वस्तु का अच्छी तरह से ये स्पष्टीकरण देती है। इसमें विद्यार्थी और शिक्षक दोनों ही सक्रिय होते, विद्यार्थी और शिक्षक दोनों क्या रहेंगे? सक्रिय रहेंगे। इस विधि से प्राप्त ज्ञान क्या होता है? स्थायी होता है, क्योंकि इसमें बच्चे को चित्र दिखा करके ज्ञान कराया जाता है। यह विधि छोटी कक्षाओं के लिए अत्यंत उपयोगी है। भाई बच्चे को तो चित्र दिखाएंगे ना, तो वो छोटी कक्षाओं के लिए उपयोगी ज़्यादातर ये, क्योंकि इसमें बालक का प्रदर्शन में रुचि लेगा और सीखने का अधिक प्रयास करेगा। आपको समझ में अच्छे से आएगा, चिंता मत कीजिए, बहुत सिंपल है शिक्षण विधियाँ, ज़्यादा कठिन नहीं है। यह विधि छात्र को प्रत्यक्ष ज्ञान देती है तथा प्रयोगात्मक प्रवृत्ति का विकास करती है। मतलब बच्चा करके सीखता है, प्रयोग के द्वारा सीखता है, पहले आंखों से देख लेता है उसके बाद सीखता है। यह विधि कम खर्चीली है। इसमें छात्रों की मानसिकता का विकास होता है। छात्रों की मानसिक प्रवृत्ति किस में विकसित होती है साथियों? वो हमारी इसी विधि में विकसित होती है, मानसिक प्रवृत्ति। इस विधि में अध्यापक को कम बोलना पड़ता है। अध्यापक तो इसमें बहुत नगण्य रूप से बोलता है। अब इस विधि के दोष क्या हैं साथियों? देखो, ऐसी कोई विधि नहीं है जिसके दोष ना हो। गुण होने के साथ साथ प्रत्येक चीज़ के दोष भी होते हैं, उसमें कमियां भी होती हैं। तो इस विधि के दोष हैं
यह जो विधि है साथियों वो शिक्षक केंद्रित है। कैसी है? शिक्षक केंद्रित विधि मानी जाती है। कुशल एवं अनुभवी शिक्षकों की इसमें आवश्यकता पड़ती है और अनुशासन का अभाव पाया जाता है। यह विधि पाठ्यक्रम के अनुकूल नहीं होती। यह विधि पाठ्यक्रम के अनुकूल नहीं होती। आगे अगली विधि हमारी इकाई विधि यानी यूनिट मेथड देखेंगे आप लोग। अब आपको याद रखना है इकाई विधि के प्रतिपादक कौन है? H.C. मॉरिसन, और इम्पोर्टेंट है, कई बार पूछा भी गया है। इस विधि को हम यूनिट सिस्टम मेथड भी कहते हैं। इस विधि में संपूर्ण पाठ्यक्रम को छोटी छोटी इकाइयों में बांट करके क्या कराया जाता है? अध्ययन कराया जाता है। यूनिट मेथड, और आपने सुना होगा इकाई पाठ योजना और दैनिक पाठ योजना। दैनिक पाठ योजना एक विस्तार रूप होता है, जबकि हमारा इकाई पाठ योजना छोटा रूप होता है। यानी वही विधि है जिसमें किसी भी बड़ी यूनिट को छोटी छोटी इकाइयों में विभाजित करके बच्चे को पढ़ाया जाता है। अब थॉमस एम रिस्क का आपको कथन याद रखना है, और इस इकाई यूनिट की परिभाषा, इस इकाई जो विधि है इसकी परिभाषा क्या दी है? थॉमस एम रिस्क के अनुसार इकाई किसी समस्या या योजना से संबंधित सीखने वाली क्रियाओं की समग्रता या एकाग्रता को प्रकट करती है। तो ये इंपॉर्टेंट परिभाषाएं याद रख लेना इनको। अब आते हैं H.C. मॉरिसन। H.C. मॉरिसन का स्टेटमेंट है कि इकाई वातावरण, संगठन, विज्ञान, कला व आचरण का एक व्यापक एवं महत्वपूर्ण अंग है, जिसे सीखने के फलस्वरूप व्यक्ति में सामंजस्य आ जाता है। यानी बच्चा क्या करेगा? सामंजस्य करना, एक दूसरी चीज़ में सीख जाएगा। अब NCERT की परिभाषा क्या है? NCERT की बुक में भी ये परिभाषा लिखी हुई है, मैंने वहाँ से इसको लिखा भी है। अगर पूछ लिया जाए तो हो सकता है आपको बेनिफिट मिले। तो NCERT के अनुसार इकाई एक निर्देशात्मक युक्ति है जो छात्रों को संवेद रूप में क्या कराती है? ज्ञान कराती है। अब इस विधि के आपको सोपान याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इकाई विधि के सोपान एग्जाम में पूछे जा सकते हैं आपसे, और सोपान आपको सभी विधियों के याद रखने हैं। इकाई विधि के सोपान साथियों, सबसे पहले जांच करेंगे, उसके बाद प्रस्तुतिकरण करेंगे, तीसरा चरण है क्रियान्विति करना या आत्मीकरण करना, और चौथा चरण है सुव्यवस्थीकरण करना या नियमनीकरण करना, और पाँचवा अपना चरण है कथन या अभिव्यक्तिकरण। तो ये 5 आपको क्या रखने, इसके क्रम के अनुसार साथियों, ये सब क्या है? क्रमानुसार हैं इसके चरण, और ये आपको याद रखने हैं। अब देखेंगे इकाई विधि के गुण। अब इसके गुण क्या है? इस विधि में बच्चों को जो पाठ होता है, वो अध्याय होता है, उसको छोटी छोटी इकाइयों में बांट करके क्या कराया जाता है? शिक्षण करवाया जाता है। दूसरा गुण है इसका, इस विधि से छात्रों में योजना बनाने का गुण विकसित हो जाता है। कक्षा कार्य को अधिकतम सुगम व सक्रिय बना देता है। कक्षा कार्य जो होता है उसको अधिक क्या बना देता है? सुगम और सक्रिय। यह विधि विभिन्न प्रकार के कौशलों के विकास के लिए प्राकृतिक परिस्थितियां प्रदान करती है। अगला गुण है, इस विधि में छात्र योजना विधि या समस्या विधि की तरह बिल्कुल कैसे होते हैं? एक्टिव होते हैं, क्रियाशील होते हैं। इस विधि में इकाई का निर्धारण छात्र की रुचि, उसकी योग्यता और उसकी क्षमता के अनुसार किया जाता है। तो ये आपको 6 गुण मैंने लिखाए हैं, आप लोग याद रखना। अब इकाई विधि के दोष देखेंगे। आप लोग इन नोट्सों को डाउनलोड कर लो, खुराना स्टडी ऑफिशियल ऐप आपको मिल जाएगा प्ले स्टोर पर, और मात्र आपसे बहुत कुछ ही प्राइस लिया जा रहा है। प्राइस कुछ मत मानो, आप लोग हेल्प ही समझ लीजिए, मैं केवल एप्लीकेशन का चार्ज दे रहा हूँ आपसे बस। अब इस विधि के दोष क्या है कि पाठ्यक्रम जो है वो समय पर पूरा नहीं होता। दूसरा दोष है, प्रकरण या विषय सामग्री से संबंधित विभिन्न प्रकार की इकाइयों का ठीक से निर्माण नहीं हो पाता, या अंतःक्रमिकता का क्या होता है? इसमें अभाव पाया जाता है। सभी प्रकार की विषय वस्तु को इकाइयों में विभक्त करके नहीं पढ़ाया जा सकता। यानी कि इस विधि कहती है कि हर चीज़ को आप यूनिट में विभाजित करो, लेकिन ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, हर बहुत तरह की सामग्री होती है जिसको हम यूनिट में चेंज नहीं कर सकते। तो ये विधि का दोष भी है। इस विधि पर आधारित पाठ्य पुस्तकों का क्या होता है? अभाव होता है। यानी इस मेथड पे आधारित पुस्तकें मार्केट में बहुत कम मिलती है। इसके ना तो शिक्षण पद ही निश्चित हैं और ना ही उनके लिए समय की सीमा निर्धारित है। ठीक है ना? तो ये इसके दोष हैं। अब देखेंगे आप लोग, यहाँ पर इम्पोर्टेंट है, शिक्षा के क्षेत्र में सामान्य रूप से इस इकाई विधि का प्रयोग हुआ था 1920 में। कब हुआ था? 1920 में हुआ था। किसने किया था? H.C. मॉरिसन ने किया था। अगला मेथड है हमारा साथियों प्रत्यक्ष विधि। कौन सी है? प्रत्यक्ष विधि। और प्रत्यक्ष विधि का मतलब है वस्तुओं को प्रत्यक्ष रूप में देखना, आमने सामने होकर के देखना, अपनी आंखों से हूबहू देखना। वो क्या है? प्रत्यक्ष विधि।
इस प्रत्यक्ष विधि को कई नामों से जाना जाता है, जैसे सुगम पद्धति, निर्वाय विधि और प्राकृतिक विधि। आपको ये 3 इसके अन्य नाम याद रखने हैं। इस विधि में वस्तुओं, जीव जंतुओं का चित्र अथवा प्रतिमान दिखा करके क्रियाओं को करके दिखाया जाता है। बिल्कुल, इसमें जितने भी चित्र होते हैं जीव जंतुओं के, वस्तुओं के, सबको क्रिया करके दिखाया जाता है। इस विधि का प्रयोग सबसे पहले 1901 में फ्रांस में हुआ था, अंग्रेजी भाषा के लिए किया गया था। भाई ये जो हमारी विधि है प्रत्यक्ष विधि, इसको सबसे पहले फ्रांस में 1901 में अंग्रेजी भाषा के लिए उपयोग किया जाता था, सबसे पहले किया गया था। और इस विधि में 3 मुख्य बातें याद रखनी है और इम्पोर्टेंट है, याद रखना ये 3 बात कौन कौन सी हैं कि ये जो विधि है साथियों प्रत्यक्ष विधि, ये मातृभाषा का प्रयोग नहीं करती। इसमें मातृभाषा का प्रयोग करना वर्जित माना गया है और मौखिक कार्य को प्रधानता दी जाती है। इसमें मौखिक कार्य क्या माना जाता है? प्रधान माना जाता है। वस्तु और शब्द के मध्य में संबंध स्थापित करके इसको पढ़ाया जाता है। क्लियर? तो ये 3 इसके क्या हैं? इंपॉर्टेंट विशेषता हैं, याद रख लेंगे। हिंदी में प्रत्यक्ष विधि का अर्थ क्या है कि भाषा में मौखिक व लिखित अभिव्यक्ति देकर के विषय वस्तु को स्पष्ट करना। इस विधि का प्रयोग साथियों सबसे पहले कहाँ कहाँ पर किया गया था? आपको पता है फ्रांस में जो हुआ था अंग्रेजी भाषा में, सबसे पहले 1901 में हुआ था। और किस व्यक्ति ने किया था? उस व्यक्ति का नाम याद रखना, श्री गुइन। क्या नाम है उसका? श्री गुइन ने किया था फ्रांस में। फ्रांस में सबसे पहले हुआ था। अगर भारत की बात करते हैं तो भारत में 3 जगह पर आपको याद रखना है इस विधि का प्रयोग। भारत में एक तो किया था साथियों पश्चिम बंगाल में, किसने किया था? श्री टिपिंग के द्वारा। पश्चिम बंगाल में श्री टिपिंग के द्वारा किया गया था। और मुंबई में किया गया था श्री फ्रेजर के द्वारा। और मद्रास में किया गया था श्री पैट्स के द्वारा। इस प्रत्यक्ष विधि का क्या किया गया? इंडिया में उपयोग किया गया था। इस विधि में बालक अनुकरण के द्वारा भाषा का ज्ञान प्राप्त करता है। सबसे इंपॉर्टेंट विशेषता क्या है कि अनुकरण के द्वारा भाषा बच्चा सीख लेता है। अब इस विधि के गुण देखिए साथियों, यह विधि भाषा शिक्षण के मूल सिद्धांतों के अनुकूल है। इसमें भाषाई कौशल के पूरे अवसर विद्यार्थियों को प्राप्त होते हैं। इस विधि में छात्र की योग्यता व रुचि को ध्यान में रख कर के शिक्षण करवाया जाता है। अगला गुण है, इस विधि में भाषा के शुद्ध उच्चारण का अभ्यास करवाया जाता है। नियमों का परित्याग करके शब्दों के शुद्ध उच्चारण का बार बार अभ्यास करवाया जाता है। और इस विधि में रटने या कंठस्थ करने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं होती। ये रटने, जो रटन पद्धति है उसका क्या करती है? विरोध करती है। यह विधि वाचन में स्पष्टता व धारा प्रवाहित को उत्पन्न करती है, यानी कि वाचन में बिल्कुल बच्चा स्पष्ट बोलने लगता है और तीव्र गति से बोलने लगता है। अब प्रत्यक्ष विधि के दोष देखेंगे। इस विधि में व्याकरण की उपेक्षा कर दी जाती है। साथियों याद रखना, व्याकरण की उपेक्षा की जाती है, व्याकरण को इग्नोर कर दिया जाता है। लेकिन आप जानते हो कि बिना व्याकरण के ज्ञान के भाषण व लेखन असंभव होता है। लेकिन फिर भी क्या किया जाता है? इसमें विरोध किया जाता है। ये इसका सबसे बड़ा दोष है। प्रत्येक दशा में मातृभाषा को उपयुक्त नहीं किया। इसमें मातृभाषा का भी क्या किया गया? उल्लंघन किया गया है। मातृभाषा को वर्जित माना गया है। लेकिन आप जानते हो मातृभाषा के बिना फिर भी बच्चे को ज्ञान नहीं हो सकता। तो ये 2 सबसे बड़ी इसकी कमियां हैं। इस विधि में केवल कुशाग्र बुद्धि वाले छात्रों को ही अधिक लाभ मिलता है, सामान्य व मंद बुद्धि वाले बच्चों को ज्ञान नहीं मिलता। क्योंकि आप जान रहे हो इसमें मातृभाषा का विरोध किया जा रहा है और व्याकरण की उपेक्षा की जा रही है, तो छोटे बच्चे इसको समझेंगे नहीं। समझ में आ गया? ऐसे अनेक शब्द हैं जिनकी प्रत्यक्ष व्याख्या भी नहीं कर सकती है विधि, और सीमित शब्द ज्ञान का प्रयोग करके शब्दावली को नियंत्रित कर दिया जाता है। ये सबसे बड़े इसके दोष हैं। अगला है हमारा भाषा प्रयोगशाला विधि। अब भाषा प्रयोगशाला विधि के जनक याद रखना साथियों, लॉरेंस एम स्टूलारो और डेनियल डेविस। ये भाषा प्रयोगशाला विधि साथियों याद रखना, ये कंप्यूटर अनुदेशक विधि है। कौन सी है? कंप्यूटर अनुदेशक विधि। मैंने आपको पढ़ाए थे अनुदेशन के प्रकार, तो उसमें आपको कंप्यूटर अनुदेशक जो विधि है वही क्या कहलाती है? भाषा प्रयोगशाला विधि। और इसका प्रतिपादन किया था 1965 में लॉरेंस एम स्टालूरो और डेनियल डेविस नामक 2 व्यक्ति जो वैज्ञानिक थे। कक्षा अध्ययन का पूरक ही भाषा प्रयोगशाला कहता है, भाषा प्रयोगशाला कहलाता है। ये क्या है? यानी कक्षा का अध्ययन करना क्या कहलाता है? भाषा प्रयोगशाला कहलाता है। यह विधि भाषा शिक्षण का केंद्र होती है। इस विधि में कंप्यूटर शिक्षण का कार्य करता है तथा शिक्षक एक सुविधा
प्रदाता या फिर एक अनुदेशक की भूमिका निभाता है। तो इसमें केवल कार्य किसके बीच में होगा, एक तो होगा कंप्यूटर और एक होगा केवल विद्यार्थी, स्टूडेंट। इन दोनों के मध्य में क्या होगी, अंतक्रिया होगी। इसमें टीचर का कोई काम नहीं होता, टीचर केवल उसका क्या करता है, मार्गदर्शन करता है, उसकी सुविधा प्रदाता के रूप में काम करता है। क्लियर। प्रोफेसर एडविन पैकर के अनुसार, अब कथन आपको याद रखना है एडविन पैकर का, कि भाषा प्रयोगशाला वैद्युतिकीय साज सज्जा से युक्त एक शिक्षण कक्ष होता है जिसका उपयोग भाषाओं में समूह के लिए किया जाता है। संपूर्ण शिक्षा प्रक्रिया को दो भागों में बांटा जाता है, एक तो शिक्षण काल से पहले और एक शिक्षण काल के दौरान। प्रथम भाषा में छात्रों के लिए विशिष्ट कार्यक्रम तैयार किए जाते हैं तथा शिक्षण काल के दौरान पूर्व निर्मित कार्यक्रमों का क्या किया जाता है, क्रियान्वयन किया जाता है। अब देखेंगे इसमें उपकरण कौन कौन से काम मिले, इसमें आवश्यक सामग्री क्या क्या चाहिए इस विधि के अंदर। एक तो चाहिए साथियों श्रवण प्रकोष्ठ, जिसको हम कक्ष कहते हैं यानी क्लासरूम। दूसरा चाहिए टेलीफोन यानी दूरभाष। तीसरा उपकरण है इसमें ध्वनि मुद्रण यंत्र यानी जिसको हम फैक्स बोलते हैं। और चौथा है हमारा संगणक यानी कंप्यूटर। और पांचवा है नियंत्रण प्रकोष्ठ यानी कि परामर्शदाता प्रकोष्ठ, जिसको हम क्या कहते हैं, टीचर रूम, ठीक है ना, गेस्ट कंट्रोल रूम, ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब भाषा प्रयोगशाला विधि के गुण देखेंगे आप लोग। भाषा प्रयोगशाला विधि क्या है कि बार बार शुद्ध उच्चारण के सुनने से बच्चों का उच्चारण भी कैसा होगा, शुद्ध होगा। इससे इस विधि का गुण है ये। छात्र अभ्यास से अपनी कमियों को दूर कर लेते हैं। इस विधि में छात्र सक्रिय रहते हैं, छात्र अपनी गति के अनुसार सीखते हैं और छात्रों को सम्यक अभिप्रेरणा भी इसमें मिलती है। शिक्षा का व्यक्तिगत ध्यान दे सकता है, बच्चे पर व्यक्तिगत रूप से भी फोकस करेगा। पुनर्बलन प्राप्त होता है और आत्मविश्वास बच्चे को बढ़ता है। कक्षा में दोहराने में जो समय लगता है उसकी क्या होगी, बचत होती है। अब इस विधि के दोष देखिए साथियों। दोष हैं इसके कि भाषा प्रयोगशाला विधि जो है वो बहुत अधिक खर्चीली है, पैसे का बहुत ज़्यादा खर्च आता है, समय की ज़्यादा खपत होती है। इसमें पठन व लेखन का प्रयोग नहीं होता, ना तो पढ़ना आएगा ना लिखना आएगा, ये दोनों चीज़ें काम नहीं आएंगी। समय अधिक लगेगा और अधिक संख्या वाली कक्षाओं के लिए विधि उपयोगी नहीं है। इसमें कम संख्या वाली कक्षा होनी चाहिए, बच्चे कम होने चाहिए कक्षा में, तभी जाकर के इस विधि का उपयोग किया जाएगा। अगली विधि है हमारी साथियों अनुकरणात्मक विधि। अब अनुकरण विधि देखेंगे आप लोग। यह विधि बालकों का उच्चारण सुधारने में सहायता करती है, परंतु इसका उपयोग उस समय पर ही किया जाता है जब बालक अक्षर ज्ञान से परिचित हो जाता है। ठीक है। इस विधि में अध्यापक सबसे पहले संपूर्ण कक्षा के सम्मुख छोटे छोटे पद या बाल गीतों का आदर्श पाठन करने लगता है। प्राथमिक स्तर पर बात करें साथियों तो प्राथमिक स्तर पर यह विधि लेखन और उच्चारण के लिए उपयुक्त मानी जाती है और ये प्राथमिक शिक्षण के लिए काम करेगी लेखन व उच्चारण का, जबकि माध्यमिक व उच्च माध्यमिक स्तर पर काम किसका करेगी, रचना निबंध का काम करेगी। लेखन साथियों दो प्रकार का, लेखन हेतु दो प्रकार का अनुकरण इस विधि में होता है। एक तो होता है रूपरेखा अनुकरण और दूसरा होता है स्वतंत्र अनुकरण। ठीक है। अब हमारा जो साथियों दूसरा है उच्चारण अनुकरण और तीसरा कौन सा है, रचना हेतु अनुकरण विधि। अब देखेंगे इस विधि में जिस प्रकार की भाषा और शैली में रचना करानी है, उसी भाषा और शैली पर आधारित रचना जैसे गद्य पद्य नाटक आदि को विद्यार्थियों के सम्मुख प्रस्तुत कर दिया जाता है। छात्र दिए गए विषय पर उसी के अनुरूप रचना करने का काम करते हैं। समझ में आया इसका मतलब। रचना हेतु अनुकरण का मतलब है साथियों कि बच्चे को हमने जैसे दिवाली पर निबंध दे दिया तो बच्चा उस दिवाली पर निबंध कई तरह आप बच्चे को कहेंगे अब आप होली पर निबंध लिखिए, तो बच्चा क्या करेगा, जिस तरीके से आपने दिवाली पर निबंध लिखना सिखाया उसी स्टेप को फॉलो करेगा किसमें, होली का निबंध लिखने में, बच्चा खुद होली पर निबंध लिख लेगा। तो ये होती है हमारी रचना हेतु अनुकरण विधि। ठीक है। अब देखेंगे आगे इस विधि के दोष देखिए। यह विधि पूर्ण रूप से मनोवैज्ञानिक नहीं है, बिल्कुल भी मनोवैज्ञानिक नहीं है ये। इस विधि में छात्रों की भाषा तो अपनी होती है लेकिन शैली के लिए उन्हें आदर्श रचना पर डिपेंड होना पड़ता है। ठीक है ना। तो ये रचना शिक्षण के लिए भी इम्पोर्टेंट है। अब बात करेंगे व्याकरण अनुवाद विधि। साथियों व्याकरण अनुवाद विधि के जनक, इसका नाम क्या है, अन्य नाम है इसका भंडारकर विधि और इसका जनक कौन है, DR भंडारकर साहब ने इस विधि का सबसे पहले प्रतिपादन किया था। तो इस विधि का इसलिए नाम क्या रखा गया, भंडारकर विधि। अनुवाद के माध्यम से व्याकरण की जानकारी देना
संस्कृत, हिंदी, अंग्रेजी, गुजराती, तमिल और मराठी आदि भाषाओं के शिक्षण में ये विधि विशेष रूप से सहायक है। इसका नाम ही क्या है? व्याकरण अनुवाद। यानी किसी भी भाषा का अनुवाद एक भाषा से दूसरे रूप में करने के लिए, दूसरी भाषा में बदलने के लिए इस विधि का क्या किया जाएगा? उपयोग किया जाएगा। अनुवाद के लिए दिए गए वाक्यों का अपेक्षित भाषा में अनुवाद तभी किया जा सकता है जब वो क्या हो? व्याकरणिक ज्ञान बच्चे को होता है। आप लोग जानते हो किसी भी स्टेटमेंट को इंग्लिश में ट्रांसफ़र करने के लिए हिंदी से, साथ ही उसको पहले इंग्लिश का ग्रामर होना चाहिए। समझ में आ गया ना? तो व्याकरणिक ज्ञान होना चाहिए इस विधि के अंदर। संस्कृत में डॉक्टर रामकृष्ण गोपाल भंडारकर द्वारा सबसे पहले अपनाए जाने के कारण इस विधि का नाम क्या रखा गया था? भंडारकर विधि नाम रख दिया गया था। नोट कीजिएगा, संस्कृत, अरबी, ग्रीक, लैटिन आदि के शिक्षण की यह प्राचीनतम व परंपरागत विधि है और यह विधि अनुवाद के सिद्धांत पर काम करती है। यानी एक भाषा से दूसरी भाषा में बदलने के लिए इस विधि का उपयोग किया जाता है, रूपांतरण करने के लिए। इस विधि का गुण देखेंगे साथियों, तो यह विधि जो है बड़ी सरलता से पढ़ाया जा सकता है इस विधि के द्वारा। और इस विधि में बोलने की अपेक्षा लिखने पर और पढ़ने पर तथा भाषा की अपेक्षा, देखो इसमें विधि में बोलने के बजाय लिखने और पढ़ने पर जोर दिया जाता है और भाषा की अपेक्षा किस पर दिया गया? भाषा के तत्वों पर जोर दिया जाता है। समझ में आ गया? द्वितीय भाषा के शब्दों तथा वाक्य रचनाओं का ज्ञान आना चाहिए, न कि नियम व मातृभाषा के अवतरणों का द्वितीय भाषा में अनुवाद कराया जा सकता है। तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट क्या है? सबसे पहले भाषा के तत्वों का ज्ञान होना चाहिए। यानी व्याकरण ज्ञान होगा तभी जाकर के आप एक भाषा से दूसरी भाषा में भाषा को बदल सकते हो। अब इस विधि का दोष देखेंगे साथियों। यह विधि केवल बड़ी कक्षाओं के लिए उपयोगी है, उच्च कक्षाओं के लिए। यह विधि व्याकरण ही अध्ययन का मुख्य विषय है। ये विधि क्या कहती है? व्याकरण ही क्या है? अध्ययन का विषय है। ये इसका सबसे बड़ा दोष है। इस विधि में उच्चारण अभ्यास, मौखिक कार्य, रसानुभूति आदि को अपेक्षित कर दिया जाता है। इस विधि में अन्य भाषा के व्याकरण की मातृभाषा के व्याकरण के साथ तुलना की जाती है। इसके अंतर्गत सबसे पहले व्याकरण, उसके बाद फिर शब्द, फिर वाक्य, फिर रचना, फिर संज्ञा, फिर सर्वनाम, विशेषण, कारक आदि का ज्ञान दिया जाता है। अब बात करेंगे साहचर्य विधि। साथियों, जो साहचर्य विधि है बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके जो प्रवर्तक हैं वो है मैडम मारिया मॉन्टेसरी और ये एक खेल विधि है। कैसी है? खेल विधि के अंतर्गत आती है। यह विधि आधुनिक पाश्चात्य विधियों की देन है, यानी कि जो पश्चिम संस्कृति हमारी उसकी ज़्यादातर देन है। इस विधि में बालक को कुछ वस्तुओं के संपर्क में लाया जाता है और वस्तुओं के सामने उनके नाम से कार्ड रख दिए जाते हैं। बच्चों के सामने कार्ड रख दिया जाएगा, पुनः कार्डों को मिलाकर बालकों को वितरण कर दिया जाता है और कार्डों को उचित स्थान पर रखने को कहा जाता है। तो अब जैसे मान के चलते हो ताश के पत्ते बच्चे के सामने रख दिए। अब पहले बच्चे को ये जोकर दिया उसको, अब सब पत्ते गड़बड़ कर दिए। अब कहेंगे बेटा इस जोकर को आप लोग छांटिए। तो ये क्या है? कार्ड के माध्यम से बच्चे को हम क्या करा रहे हैं? अवबोध करा रहे हैं, उसको अधिगम करा रहे हैं। तो ये क्या हमारी सहचर्य विधि है। संबंध करा करके हम क्या कराएंगे? ज्ञान करा रहे हैं उसको। बालक अपनी बुद्धि का प्रयोग करके कार्डों को यथा स्थान पर रखने का प्रयास करता है। इस विधि की विशेषता देखेंगे साथियों। इस विधि से बालक अभ्यास करते करते अनेक शब्दों और वर्णों से भी परिचय हो जाता है। इसमें छात्रों को कुछ संज्ञाओं का भी ज्ञान प्राप्त होता है और इसका प्रयोग छोटी कक्षाओं में ज़्यादातर हम करते हैं। तो छोटे बच्चों के लिए मारिया मॉन्टेसरी विधि। इस विधि में सीमित शब्दों का ज्ञान कराया जाता है और एक मनोवैज्ञानिक विधि है। इंपॉर्टेंट क्या है? एक साइंटिफिक टीचिंग मेथड है ये। क्लियर? अब बात करेंगे व्यतिरेकी विधि। तो व्यतिरेकी विधि साथियों, इसे भाषा तथा भाषा की ध्वनि, रूप, शब्दावली, वाक्य व्यवस्था के समान असमान तत्वों के आधार पर तैयार की गई पाठ्य सामग्री को सरल से कठिन की ओर प्रस्तुत किया जाता है। व्याकरण के नियमों को कंठस्थ करने की जगह इसमें भाषाई जो कौशल हैं, भाषाई कौशलों का अर्जन और अभ्यास अधिक उपयोगी माना गया है। यह एक प्रकार की खेल विधि मानी जाती है। इसमें बच्चों को खेल के द्वारा ही भाषा की शिक्षा दी जाती है। यह विधि द्वितीय भाषा सीखने के लिए प्रस्तुत की जाती है। भोलानाथ तिवारी ने इस विधि को द्वितीय भाषा की सर्वोत्तम विधि माना गया है। द्वितीय भाषा शिक्षण, इसका मतलब आप सुन पा रहे हैं कि जैसे मान के चलते हो हम हिंदी में किसी बच्चे को ज्ञान करा रहे हैं। अब हिंदी से हम बच्चे को क्या सिखाएंगे? अंग्रेजी सिखाएंगे। अंग्रेजी सिखाएंगे
तो किस तरीके से सिखाएंगे हम? इसी विधि के माध्यम से सिखाएंगे। यानी एक भाषा से दूसरी भाषा का ज्ञान कराना क्या कहलाता है? ये हमारी विधि है व्यतिरेक विधि। यानी कि इस विधि का उपयोग दो भाषाओं के तुलनात्मक अध्ययन के लिए किया जाता है। इंपॉर्टेंट लाइन है। अब बात करेंगे हम दल शिक्षण विधि। साथियों, इस दल शिक्षण विधि जो है हमारी, इस विधि का सबसे पहले विकास किया गया था सबसे पहले 1955 में हार्वर्ड विश्वविद्यालय अमेरिका में। और किसके द्वारा किया गया था? मिशिगन में हार्वे के द्वारा। यानी जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी है हमारी अमेरिका की, उसमें दो छात्र पढ़ते थे जिसका नाम था मिशिगन और एक का नाम था हार्वे। उन्होंने सबसे पहले इस विधि का क्या किया था? शोध किया था, यानी खोज की थी। और दल का शब्द अर्थ क्या है साथियों? समूह होता है। दल का अर्थ क्या होता है? समूह, एक ग्रुप होता है। जब किसी कक्ष में विशेषज्ञ शिक्षक समूह के द्वारा अध्यापन कार्य किया जाता है तो वह दल शिक्षण विधि के माध्यम से कराएगा, यानी दल शिक्षण विधि कहलाती है वो। अब दल शिक्षण विधि के आपको 3 सोपान याद रखने हैं। सबसे पहले योजना बनाना, फिर उसकी व्यवस्था करना और अंत में क्या करना? मूल्यांकन करना। दल शिक्षण विधि के सिद्धांत आपको याद रखने हैं। ये दल शिक्षण विधि के सभी सिद्धांत हैं, जैसे अधिगम का निरीक्षण सिद्धांत, शिक्षक की जिम्मेदारी का सिद्धांत, तत्पर रखने का सिद्धांत, छात्रों की संख्या का सिद्धांत, समस्या समाधान का सिद्धांत, सामग्री के चयन का सिद्धांत, सामग्री के प्रयोग का सिद्धांत, विषय वस्तु के व्यवस्थित क्रम का सिद्धांत, अनुशासन स्थापना का सिद्धांत, शिक्षक क्षमता का सिद्धांत और अंत में निश्चित समयावधि का सिद्धांत। तो ये आपको मैंने 11 दल शिक्षण विधि के सिद्धांत बताए हैं। याद हो जाए तो ठीक, नहीं होता तो कोई दिक्कत नहीं है, इससे प्रश्न नहीं बनता। प्रश्न बनेगा यहाँ से, दल शिक्षण विधि के गुण। यह विधि विशेष ज्ञान प्रदान करती है, विशेष ज्ञान देती है, धन, समय और शक्ति का सदुपयोग होता है और छात्रों में अनुशासन का विकास करती है। छात्रों को विभिन्न विषयों की आधुनिकतम जानकारी इस विधि से प्राप्त होती है और संतुलित सामाजिक विकास संभव होता है। अब दल शिक्षण विधि के दोष देखिए साथियों। दोष क्या है? आर्थिक भार अधिक हो जाता है, समन्वय करने में कठिनाई होती है, दल के सदस्यों में सहयोग की भावना कम ही पाई जाती है और संपूर्ण पाठ्यक्रम इसमें नहीं हो पाता है। तो इस तरीके से हमने दल शिक्षण विधि को पढ़ा और अगली हम क्लास में पढ़ेंगे इंपॉर्टेंट विधि आएगी हर्वर्टीय विधि। और ये कई बार एग्जाम में पूछी भी गई है साथियों, कई बार पूछी गई है एग्जाम में, इसके सोपान पूछे गए हैं। तो याद रखना, अगली हमारी क्लास होगी संडे को। याद रखना, अगला संडे आएगा हमारा 9 तारीख को। कब होगा? 9 जुलाई को आपकी ये क्लास होगी अगली। आप लोग तैयार रहें और रेगुलर संडे को भी आप लोग क्लास लें, हर संडे को लें और रेगुलर मंडे टू सैटरडे भी आप लोग क्लास लेंगे निर्मल क्लासेस करौली पर। और आप लोग हमारे खुराना स्टडी ऑफिशियल ऐप से इन नोट्सों को डाउनलोड कर लो, आपको कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। ठीक है साथियों, धन्यवाद।